एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मुस्कान जायसवाल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है ओम्बड्समैन। इस वीडियो में हम लोग ओम्बड्समैन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइक मीनिंग, फंक्शन, ड्यूटी, ओरिजन, इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट। जो वर्ड ओम्बड्समैन है उसका मतलब होता है अ डेलीगेट, एजेंट, ऑफिसर और कमिश्नर। ओम्बड्समैन एक स्वीडिश वर्ड है। बेसिकली जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है वो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ के द्वारा अप्लाई किया जाता है। उसमें ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है, ऑफिस है। एक स्वीडिश वर्ड है ओम्बड्समैन, जो कि स्टैंड करता है एक ऐसे ऑफिसर के लिए जो कि अपॉइंटेड होता है बाय द लेजिस्लेचर टू हैंडल कंप्लेंट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जुडिशियल एक्शन के अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट होता है और उस कंप्लेंट को जिस ऑफिसर को दिया जाता है वो होता है ओम्बड्समैन, जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू गार्नर, ओम्बड्समैन इज एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट हैविंग एज हिज primary function the duty of acting an agent of parliament for the purpose of safeguarding citizen against the abuse or misuse of administrative power by the executive। गार्नर डिफाइन करते हैं कि ओम्बड्समैन पार्लियामेंट का एक ऑफिसर होता है जिसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि वो एक पार्लियामेंट के एजेंट के रूप में काम करे और जो सिटीजन के जो भी कंप्लेंट हैं अगेंस्ट द मिसयूज या फिर अब्यूज़ ऑफ पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द एग्जीक्यूटिव, उसके अगेंस्ट जो है ओम्बड्समैन फंक्शन करते हैं। उनके कंप्लेंट्स को लेते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं और उनको रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली जो ओम्बड्समैन होता है वो ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट होता है जो कि सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है और जो भी अब्यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, अब्यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनको उनके अगेंस्ट जो है इंक्वायरी वगैरह करते हैं, कंप्लेंट को एक्सेप्ट करते हैं सिटीजन के द्वारा। Ombudsman is an independent, impartial public official appointed to investigate and address complaint made by citizen against the government, administration, public authorities और official। Ombudsman जो है एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है जो कि इम्पार्शियली पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट्स आते हैं सिटीजन के द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट करता है और उसको रिलीफ प्रोवाइड कराता है। इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग टू प्रोटेक्ट ऑर्डिनरी सिटीजन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशिएंसी। ओम्बड्समैन एक वॉच डॉग की तरह काम करता है और जो साधारण सिटीजन होते हैं किसी भी कंट्री के, उनके जो राइट्स होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के द्वारा इन्फ्रिंज किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा इन्फ्रिंज किए जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है। करप्शन के द्वारा जो भी इन्फ्रिंजमेंट होता है सिटीजन्स के राइट का, एब्यूज़ ऑफ पावर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के द्वारा, पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा बायसनेस की जाती है या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट होता है वो ओम्बड्समैन को दिया जाता है और ओम्बड्समैन उसमें इंक्वायरी करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और रिलीफ को प्रोवाइड कराते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्बड्समैन। Sweden introduced the world first modern parliamentary ombudsman in 1809 to protect citizens' right against the executive abuse। स्वीडन जो कंट्री है उसमें पहली बार जो है मॉडर्न पार्लियामेंट्री ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट आया था 1809 में, सिटीजन्स के राइट को एग्जीक्यूटिव अब्यूज़ ऑफ पावर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। द कॉन्सेप्ट स्प्रेड वाइडली इन द मिड 20th सेंचुरी इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड लाइक पार्लियामेंट्री कमिश्नर और ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया लाइक लोकपाल एंड लोकायुक्त। जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे अदर कंट्री में फैलते गया, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में एज अ पार्लियामेंट्री कमिश्नर के रूप में, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आया लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में। In India, the former law minister Ashok Kumar Sen became the first Indian to propose the concept of constitutional ombudsman in parliament in the early 1960s. Further, Dr. L.M. Singhvi
coined the term Lokpal and Lokayukt. Later in the 1966, the first Administrative Reform Commission passed recommendation regarding the setting up to independent authorities at central and state level. सो इंडिया में जो पूर्व लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार सेन, उन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था पार्लियामेंट में 1960s के दौरान। उसके बाद डॉक्टर एल.एम. सिंघवी जो थे, उन्होंने ओम्बड्समैन के लिए इंडिया में लोकपाल और लोकायुक्त टर्म का यूज़ किया। 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी लाइक ओम्बड्समैन को सेंट्रल और स्टेट लेवल पे इस्टेब्लिश किया जाए, सेटअप किया जाए। आफ्टर द रिकमेंडेशन द बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा इन 1968 बट लैप्स्ड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा till 2011, as many as 8 attempts were made to pass the bill, each of them failed. So इस रिकमेंडेशन के बाद जो है लोकसभा में 1968 में लोकपाल और लोकायुक्त के लिए बिल पास किया गया, लेकिन जो लोकसभा था वो डिसॉल्व हो गया, जिस कारण से 2011 तक लगभग 8 बार प्रयास किए गए इस बिल को, यानी कि जो लोकपाल और लोकायुक्त का बिल है उसको पास करने के लिए, लेकिन सभी जो प्रयास हैं वो असफल रह गए। द गवर्नमेंट इन 2011 formed a group of ministers chaired by the former president Pranab Mukherjee. These group of ministers worked to examine the proposal of Lokpal bill and to suggest measure to tackle corruption. So 2011 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एक कमेटी फॉर्म की गई, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे वो थे, और उन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने ये एग्जामिन किया कि जो लोकपाल बिल है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये करप्शन को कैसे टैकल करेगा। नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट बट इवन द पीपल ऑफ इंडिया फेल्ट द नीड फॉर सच सिस्टम। सिर्फ गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को ही इस कॉन्सेप्ट का, इस ऑफिशियल का जो है इम्पोर्टेंस नहीं समझ आ रहा था, बल्कि जो इंडियन सिटीजन्स थे उन्हें भी इस सिस्टम की ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया था और अभी भी लगभग है ही। इंडिया रोज इनटू अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट फॉर लोकपाल, दैट इज़ द इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट was led by Anna Hazare to exert pressure on the UPA government at the center. जिस कारण से इंडियन सिटीज़न में भी इस सिस्टम की ज़रूरत का महसूस हुआ, जिस कारण से इंडिया में नेशन वाइड जो है प्रोटेस्ट हुए इस सिस्टम को लाने के लिए, जो कि जो प्रोटेस्ट कहलाया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसको लीड कर रहे थे अन्ना हजारे, ताकि वो यूपीए गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सके और इस सिस्टम को इंडिया में लाया जा सके। द मूवमेंट रिजल्ट इन द पासिंग ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2013 इन द बोथ हाउस। 2013 में जो बिल था लोकपाल और लोकायुक्त का, वो दोनों हाउस में पास हो गया और ये फोर्स में आया 16 जनवरी 2014 अंडर द नेम ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। और इस तरीके से इंडिया में जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट था वो 16 जनवरी 2014 को इन्फोर्स में आया अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओम्बड्समैन। सो ओम्बड्समैन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसे देखते हैं। तो पहला है इंडिपेंडेंस। Ombudsman is appointed by the legislature, that is parliament, rather than the executive, keeping it free from governmental influence, governmental pressure. So जो ombudsman होता है वो legislature के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ना कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जिस कारण से जो ombudsman होता है वो फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट प्रेशर से। अगला है impartiality and neutrality. So it acts as an unbiased body, taking neither the side of the citizen nor the government authority blindly. सो जो ओम्बड्समैन होता है वो इम्पार्शियल पर्सन होता है, इम्पार्शियल बॉडी होती है, वो ना तो गवर्नमेंट का साइड लेता है ना ही सिटीजन का साइड लेता है। अगला है असेसिबिलिटी। सिटीजन कैन फाइल कंप्लेंट ईजिली, ऑफन विदाउट स्टैंडर्ड लीगल फी और फॉर्मल लीगल प्रोसीजर। सो ओम्बड्समैन को जो सिटीजन है वो ईजिली जो है कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं बिना लीगल फीस के, बिना किसी फॉर्मल लीगल प्रोसीजर के।
अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ओम्बड्समैन। इससे पहले यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, स्नैपचैट ग्रुप में, जो भी ग्रुप हो वहाँ शेयर करें ताकि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है, कंपटीशन नहीं करते हैं। सो शेयर कर दीजिए फटाक से और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अब हम लोग समझते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ओम्बड्समैन। सो पहला है रिसीविंग कंप्लेंट्स। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ओम्बड्समैन का, वो है कंप्लेंट को रिसीव करना अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं उसके अगेंस्ट जो भी अब्यूज़ ऑफ पावर किए गए हैं, उसके अगेंस्ट सिटीजन के द्वारा जो भी कंप्लेंट फाइल किए जाते हैं उसको रिसीव करना पहला काम होता है ओम्बड्समैन का। सो ओम्बड्समैन एक्सेप्ट grievances directly from affected citizens in some jurisdiction, and ombudsman can also initiate an investigation on suo motu, that is on its own motion। तो कभी कभी जो ओम्बड्समैन होता है वो खुद से भी, जब उसको ऐसा लगता है कि कहीं पे मिसयूज़ ऑफ पावर हो रहा है बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पे वो खुद भी सुओ मोटो लेकर के उस जो इशू है उसको इंक्वायरी करता है और जो भी सिटीजन जिनके राइट अफेक्ट्स होते हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड कराता है। अदरवाइज जो कंप्लेंट है वो सिटीजन के द्वारा ही फाइल किए जाते हैं। अगला है कंडक्टिंग इंक्वायरी। सो ओम्बड्समैन कॉल्स फॉर गवर्नमेंटल फाइल्स, एग्जामिन डॉक्यूमेंट एंड क्वेश्चन पब्लिक सर्वेंट अंडर ओथ। सो ओम्बड्समैन के पास ये पावर होता है कि वो गवर्नमेंट फाइल को देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं और जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको शपथ के साथ उनसे सवाल कर सकते हैं। अगला है सजेस्टिंग रेमेडियल मेजर। सो ओम्बड्समैन रिकमेंड्स स्पेसिफिक एक्शन टू करेक्ट मिस्टेक। ओम्बड्समैन सजेस्ट करते हैं कि जो मिस्टेक हुआ है पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको ठीक करने के लिए क्या क्या मेजर को अपनाना चाहिए, सच एज ग्रांट कंपनसेशन, इशूइंग अपोलॉजी और चेंजिंग एन अनफेयर पॉलिसी। इन सारे तरीक़ों से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की जो भी गलतियां होती हैं उनको सुधारने का सजेशन देते हैं ओम्बड्समैन। अगला है एनुअल रिपोर्टिंग। सो ओम्बड्समैन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर डिटेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, इग्नोर्ड रिकमेंडेशन एंड सिस्टम इम्प्रूवमेंट। सो ओम्बड्समैन का ये भी फंक्शन होता है कि वो एनुअली जो है पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन किया गया था ओम्बड्समैन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, जो कि उन्होंने इग्नोर कर दिया, उससे रिलेटेड और जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उससे रिलेटेड रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें। अगला है नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन की क्या आवश्यकता है इंडिया में या फिर किसी भी कंट्रीज़ में। तो पहला है फिलिंग द लीगल गैप। कोर्ट लिटिगेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर इज़ ऑफन एक्सपेंसिव, स्लो एंड फॉर्मल। जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है वो काफ़ी लंबी होती है, प्रोसेसरल होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा जो सिटीजन है उनका एक्सपेंस भी होता है, मीन्स उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिस कारण से जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी फास्ट होता है, इनफॉर्मल होता है और कम खर्चे होते हैं इसमें, और अल्टरनेटिव तरीके से ये रेमेडी प्रोवाइड कराता है, जिस तरीके से ये बेसिकली जो लीगल गैप है उसको भी फिल करता है, जिस कारण से जो ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो कोर्ट लिटिगेशन होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव, स्लो और फॉर्मल होते हैं, उसकी बजाय जो ओम्बड्समैन है उसका जो फंक्शन है वो फास्ट होता है, इनफॉर्मल होता है और कम एक्सपेंसिव होता है, जिस कारण से इसकी ज़रूरत है। अगला है कॉम्बैटिंग माल एडमिनिस्ट्रेशन। It addresses action by government officials that are unjust, delayed, arbitrary, negligent और corrupt। सो ओम्बड्समैन की ज़रूरत इसलिए भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी माल एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते हैं, अनजस्ट फंक्शन किए जाते हैं, डिलीड, आर्बिट्रेरी, नेग्लिजेंट और करप्ट फंक्शन किए जाते हैं, उसके अगेंस्ट स्टेप लेने के लिए ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं द ओम्बड्समैन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में ओम्बड्समैन सिस्टम किस प्रकार का है इसे समझते हैं। सो इन इंडिया द ओम्बड्समैन मॉडल ऑपरेट्स एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एज वेल एज इन स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर। सो इंडिया में ओम्बड्समैन मॉडल जो है, ओम्बड्समैन सिस्टम जो है वो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे फंक्शन करने के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर में भी ओम्बड्समैन को अपॉइंट किया जाता है। तो पहला है लोकपाल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है,
सेंट्रल लेवल पे लोकपाल को अपॉइंट किया जाता है बाय द पार्लियामेंट. सो इट एस्टैब्लिश अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. It consists a chairperson and up to 8 members, in which 50% judicial member, 50% from SC, ST, OBC and minorities या फिर women. सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लोकपाल होता है वो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत उसे अपॉइंट किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 मेंबर्स होते हैं. 50% जो मेंबर होते हैं वो जुडिशियल मेंबर होते हैं और बाकी जो 50% होते हैं वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वुमेन से अपॉइंट किए जाते हैं. इट हैज़ जुरिडिक्शन ओवर पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर विद सेफ गार्ड्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स. तो लोकपाल का जो जुरिडिक्शन होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उसके जो अब्यूज़ ऑफ पावर्स होते हैं उसके अगेंस्ट लोकपाल का जुरिडिक्शन होता है. अगला है लोकायुक्त जो कि स्टेट लेवल पे होता है. इंडिविजुअल स्टेट पास देयर ऑन लेजिस्लेशन टू सेट अप लोकायुक्त, सच एज महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट इन 1971 फॉलोड बाय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान etc. It investigates allegation of corruption, maladministration against state minister, legislator and स्टेट सिविल सर्वेंट्स. सो स्टेट लेवल पे जो करप्शन होता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट मिनिस्टर्स के द्वारा, लेजिस्लेटर के द्वारा और जो स्टेट सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो भी अब्यूज़ ऑफ पावर किया जाता है उसके अगेंस्ट जो कंप्लेंट होता है वो लोकायुक्त के पास होता है. और हर एक स्टेट जो है वो लोकायुक्त के लिए अपना अपना लेजिस्लेशन को पास करता है. जैसे कि महाराष्ट्र में 1971 में पहली बार लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया था, जबकि जो कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स में जो है धीरे धीरे जो लोकायुक्त का कॉन्सेप्ट है वो बढ़ते गया. अगला है सेक्टोरल ओम्बुड्समैन. सो बैंकिंग ओम्बुड्समैन दैट इज set up by the Reserve Bank of India resolve customer complaint against bank. सो पहला है बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो कि एक स्पेसिफिक सेक्टोरल ओम्बुड्समैन है बैंक से रिलेटेड, जिसको सेटअप किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और जो कि जो कंज्यूमर होते हैं उनके कंप्लेंट्स को सुनते हैं अगेंस्ट द बैंक. अगला है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन दैट रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन होता है जो कि पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व करने का काम करता है. सो इस तरीके से इंडिया में ओम्बुड्समैन सिस्टम जो है 3 लेवल पे हैं. मेनली जो है 2 लेवल पे सेंट्रल लोकपाल और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त, जबकि कुछ सेक्टोरल ओम्बुड्समैन भी होते हैं लाइक बैंकिंग ओम्बुड्समैन, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन etc. अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओम्बुड्समैन सिस्टम. सो ओम्बुड्समैन सिस्टम जो है वो अवॉइड करता है रिजिड कोर्ट प्रोसीजर को और प्रोसेसरल डिले को. ये कॉस्ट फ्री होता है. सिटीजन को जो है कोर्ट सिस्टम के द्वारा जो है राइट्स को अपने राइट्स के लिए रेमेडी लेने के लिए लॉयर को हायर करना पड़ता है, कोर्ट फी देना पड़ता है. लेकिन जो ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल लगभग कॉस्ट फ्री होता है. इट आइडेंटिफाइज रिकरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज एंड सजेस्ट पॉलिसी चेंजेस. सो ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट जो है वो आइडेंटिफाई करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज को, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और साथ ही पॉलिसी को चेंज करने का जो रेमेडी है उसको एक्शन में लाने के लिए सजेशन देता है. अब हम लोग बात करते हैं इसके लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में. सो मोस्ट ओम्बुड्समैन ओनली हैव रिकमेंडेटरी पावर. दे कैन नॉट इम्पोज पनिशमेंट डायरेक्टली विदाउट कोर्ट और डिपार्टमेंटल इंटरवेंशन. सो ओम्बुड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है उसके जो मोस्ट फंक्शन होते हैं वो रिकमेंडेटरी पावर रखते हैं, ना कि वो पनिशमेंट दे सकते हैं डायरेक्टली बिना कोर्ट या फिर डिपार्टमेंटल इंटरवेंशन के. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सम टाइम डिले और इग्नोर ओम्बुड्समैन रिकमेंडेशन. कभी कभी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं, वो ओम्बुड्समैन के रिकमेंडेशन को इग्नोर करते हैं, डिले करते हैं एक्शन में लाने के लिए. अगला है हैवी केस लोड कैन लीड टू बैकलॉग्स इन लार्ज डेमोक्रेसीज और पॉपुलस कंट्री. जिस कंट्री में जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और जो कंट्री बड़ी होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केस लोड हो जाता है, जो कि एक लिमिटेशन है ओम्बुड्समैन का. सो जो मेन लिमिटेशन है ओम्बुड्समैन के वो हैं कि कहीं कहीं पे ये सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर रखता है
और पनिश नहीं कर सकता है डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, पब्लिक सर्वेंट्स को। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो ओम्बुड्समैन के जो रिकमेंडेशन होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, उसको फंक्शन में लाने के लिए, उसको इन्फोर्स में लाने के लिए डिले करते हैं। और जो पॉपुलस कंट्री होते हैं, जो लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केस लोड हो जाता है, जो कि जिस नाते जो ओम्बुड्समैन है वो अपने फंक्शन को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्बुड्समैन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। और साथ ही यदि आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुस्कान जायसवाल एकेडमी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप जाके फटाक से चैनल को ज्वाइन करके उसमें से नोट्स डाउनलोड करके अपना खुद का नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।